मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार पढ़ रहे हैं। और मूल अधिकार में हम लोग फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों में हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार तक पहुंच गए थे। तो हमारी जो स्वतंत्रता है धर्म की, वो वहां पर हो गई थी हमारी कल। तो हमें धार्मिक स्वतंत्रता है। हम लोग थोड़ा सा रिकैप करेंगे कल और परसों की क्लास 5 मिनट में। अब देखिए, तो हमारे जो मूल अधिकार हैं वो भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में दिए गए। किस में दिए गए हैं? संविधान के भाग 3 में दिए गए। और अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। साथ में ये मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से हमने लिए हैं। कहां से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं वो 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। जो वर्तमान में जो मूल अधिकार हैं और मूल संविधान जो अधिकार थे उनमें एक का अंतर पड़ गया है। इसका मतलब यह है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 6 अधिकार हैं। एक स्वतंत्रता का अधिकार, एक समता का अधिकार। अच्छा, समता का अधिकार 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, और शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 में, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। ये हमारे 6 अधिकार दिए गए हैं। और संपत्ति का अधिकार जो था अनुच्छेद 31 में, उसको हटा दिया गया है। क्या कर दिया? उसको हटा दिया गया है। हमारे जो मूल अधिकार हैं वो न्यायोचित हैं। इसका मतलब ये है कि हम लोग मूल अधिकारों के हनन पर कहाँ पहुंच सकते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये क्या है? वाद योग्य है। हमारे मूल अधिकार क्या है? वाद योग्य। अगर बात करें तो अनुच्छेद 12 में जो दिया है वो राज्य की परिभाषा दी है। जितनी भी हमारी गवर्नमेंट संस्थाएं हैं वो सभी राज्य में आती हैं। 13 में कोई अगर विधि बनाई जाती है तो मूल अधिकारों का हनन कर रही है तो वो उतनी ही मात्रा में जीरो हो जाएगी जितनी मात्रा में वो मूल अधिकारों को कम कर रही है। 14 में कहा गया है समता, विधि के समक्ष समता, मतलब विधि या कानून के समान, कानून के सामने सभी लोग समान हैं, किसी को विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। 15 में दिया गया है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। इसका मतलब अगर आपको कोई किसी भी पद पर या कहीं भी नियुक्त किया जाता है तो इन पर विभेद नहीं किया जा सकता। या फिर ये कहें कि हम सरकारी कार्यालय में, अगर आप तहसील में गए या कलेक्ट्रेट में गए तो आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आप इस धर्म के अंदर नहीं आ सकते। ऐसा विभेद राज्य नहीं कर सकता। 16 में ये दिया गया है लोक नियोजन में अवसर की समता। इसका मतलब आप लोग या कोई भी लोग भारत का किसी भी पद पर पहुंच सकता है, राइट। 17 में जो दिया गया है वो अस्पृश्यता का अंत। इसका मतलब ये है कि छुआछूत की जो प्रणाली है वो खत्म कर दी गई है। 18 में जो दिया है वो क्या है? उपाधियों का। उपाधि मतलब जो हमें आगे नाम के आगे लगाते हैं वो उपाधियां होती हैं, जैसे महाराज साहब ऐसा लगाते हैं, वो उपाधियां हैं। लेकिन 18 से अंत कर दिया, 2 चीजों को छोड़कर शिक्षा और सेना की उपाधियां लोग ले सकते हैं। 19 में हमें 6 अधिकार दिए गए हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा सम्मेलन करने का अधिकार, तीसरा संघ बनाने का अधिकार, चौथा कहीं भी जाने का अधिकार भारत में, पांचवा कहीं भी बसने का भारत में, छठवा कोई भी व्यापार करने का अधिकार। 20 में जो दिया है कि दोष सिद्धि के से संरक्षण है। इसका मतलब आप खुद ही गवाह नहीं बन सकते। क्या है? आप खुद गवाह खुद के रूप में नहीं बन सकते, ये दोष सिद्धि है। उसके बाद में जीव, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि
अपनी मर्जी से कर सकते हैं कार्य। ठीक। दूसरी चीज, कोई विधि के द्वारा ही आपके जीवन को हरा जा सकता है। बिना विधि के, बिना केस के और बिना प्रोसेस के आपके जीवन को, प्राणों को नहीं लिया जा सकता। 22 में क्या कहा गया है? 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है। अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। साथ में आप जो चाहें, जिस वकील से परामर्श करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। और तीसरी चीज इसमें ये भी दिया है कि किसी भी दंडाधिकारी के सामने 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको वहां पर पेश करेगी। 22 तक ये हो गया। 21A अनुच्छेद और था जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये जो प्रावधान है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। 23वां जो अनुच्छेद कहता है बालाश्रम और मानव दुर्व्यवहार। इसका मतलब ये है कि अगर आप बेकार कर रहे हैं, बिना पैसे के कार्य कर रहे हैं तो वो अपराध है। कोई कार्य करवा रहा है बिना पैसे के तो वो अपराध है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। साथ में बच्चों एवं महिलाओं का जो व्यापार किया जाता है, उनकी खरीद फरोख्त की जाती है, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। 24 में कहा गया है कि हानिकारक उद्योग धंधों में बच्चों को, 14 साल तक के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता। ये क्या है? अपराध है। 25 में कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अंतःकरण एवं किसी भी धर्म को मानने का, प्रचार करने का पूरा अधिकार आपको दिया गया है। अगर आप किसी अधिकार को मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते तो भी ठीक। अगर आप नास्तिक हैं तो भी ठीक, अगर आप दूसरा धर्म अपना रहे हैं तो भी ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको रोक नहीं सकता। ये आपका निजी मामला है, मूल अधिकार है। 26 में ये दिया है कि धर्म का प्रबंधन करने की पूरी आजादी है। इसका मतलब ये है कि हम लोग, हिंदू धर्म में कई सारे उत्सव होते हैं, इस्लाम धर्म में कई सारे उत्सव होते हैं, उनका प्रबंधन हम कर सकते हैं। जैसे इस्लाम धर्म में ताजिए निकलते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, संस्था बना सकते हैं। हिंदू धर्म में जैसे बहुत सारे गणेश चतुर्थी होती है, नवदुर्गा होते हैं, ये सभी उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं, संस्था बना सकते हैं कोई। 27 में कहा गया है कि राज्य किसी भी विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए क्या नहीं लेगा? टैक्स नहीं वसूल सकता। लेकिन किसी विशेष प्रयोजन जैसे तीर्थ यात्रा करवाना है और हज यात्रा करवाना है या किसी भी स्थान पर किसी को पहुंचाना है धार्मिक रूप से, तो उससे क्या है? शुल्क वसूल सकता है। सबसे नहीं, उसी व्यक्ति से। राइट। चलिए, उसके बाद 28 की बात करें तो 28 में हम किसी भी धार्मिक शिक्षा में उपस्थित या अनुपस्थित होने की हमारी मर्जी है। हम चाहें तो उपस्थित हो या ना। यहाँ तक हम लोग कल पहुंच गए थे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो चुका था। उसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो हमारा जो अधिकार आता है अगला, वो है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार ये 29 और 30 में दिया गया है। अनुच्छेद 29 कहता है, अनुच्छेद 29 ये कहता है, क्या कहता है? कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, इसका मतलब ये है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। अल्पसंख्यक कहा किसे जाता है? प्रश्न ये उठता है, अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है? अल्पसंख्यक दो शब्द हैं, एक अल्प मतलब कम और संख्यक मतलब संख्या। जो लोग कम संख्या में होते हैं वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं और जो लोग अधिक संख्या में होते हैं वो बहुसंख्यक कहलाते हैं। अल्पसंख्यक की बात करें पूरे भारत के स्तर पर, तो हम बात करें तो हिंदू जो लोग हैं वो संख्या में अधिक हैं।
अल्पसंख्या का मतलब है कि 50% से अधिक, 50% प्लस 1, 50% से अगर लोग अधिक हैं वो बहुसंख्यक हैं, अगर इससे कम है तो अल्पसंख्यक है। ठीक, अगर 50% है उससे अधिक है तो बहुसंख्यक है, अगर 50% से कम है तो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। इसमें अगर बात करें पूरे भारत के स्तर पर तो मुस्लिम, ईसाई, पारसी, ये सभी क्या है? अल्पसंख्यक है। अगर हम ये कहें कि नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो एससी एसटी होता है, तो एसटी की जनसंख्या वहां पर ज्यादा है क्योंकि सभी लोग अधिकतर क्या है? एसटी है। तो एसटी की अगर बात करें तो वहां पर क्या है? बहुसंख्यक है, और अल्पसंख्यक क्या है? बाकी के कैटेगरी है। अगर पाकिस्तान में बात करें तो इस्लाम धर्म में क्या है? बहुसंख्यक है, हिंदू क्या है? अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का मतलब ये समझ गए आप कि 50% से अधिक जो लोग होंगे वो बहुसंख्यक कहलाएंगे और इससे कम होंगे तो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। ये दो आधारों पर हो सकता है, एक भाषा के आधार पर, दूसरा धर्म के आधार पर, तीसरा संस्कृति के आधार पर हो सकता है, लेकिन दो मुख्य आधार होते हैं, भाषा और धर्म। तो भाषा का मतलब ये है कि एक लिमिटेड भाषा बोलने वाले लोग भाषाई अल्पसंख्यक हो गए, और धर्म का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि अलग अलग धर्म के लोग, जैसे मुस्लिम धर्म में तो भारत में क्या है? अल्पसंख्यक। अगर आप चले जाएं तमिलनाडु पहुंच गए आप, तमिलनाडु में भाषा के आधार पर देखा कि हिंदी मीडियम वाले कितने हैं, हिंदी माध्यम वाले, तो वहां पर अल्पसंख्यक होंगे कि बहुसंख्यक होंगे? अल्पसंख्यक होंगे, क्योंकि बहुसंख्यक कौन होंगे? तमिल भाषा वाले तमिलनाडु में। सही है कि नहीं? अगर आंध्र प्रदेश चले गए तो वहां पर तेलुगु भाषा चलती है, तो वहां पर बहुसंख्यक क्या होंगे? तेलुगु वाले होंगे, और हिंदी वाले क्या होंगे? अल्पसंख्यक। अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो हिंदी क्या है? बहुसंख्यक है, और बाकी अन्य भाषाएं क्या है? अल्पसंख्यक। तो जो लोग अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है। और किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 29 में दिया गया है। अनुच्छेद 30 ये कहता है कि अल्पसंख्यक अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों की, अपने पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं। अगर आप जाएं शिवपुरी से, अगर निकले शिवपुरी से निकलते ही आपको लेफ्ट हैंड पर पौड़ी रोड पर एक स्कूल दिखाई देगा जिसका नाम है सेंट चार्ल्स। क्या है? सेंट चार्ल्स। एसटी लिखा होता है, एसटी चार्ल्स। सेंट का मतलब समझ आ रहा है आपको? सेंट का मतलब होता है संत। जो ईसाई धर्म के संत होते हैं उनका क्या है? संत है वो। कौन से? चार्ल्स। कौन से संत थे? चार्ल्स। एक स्कूल और मिलेगा आपको, एसटी पीटर्स, सेंट पीटर्स। इसका मतलब संत पीटर्स, बेनेडिक्ट्स। ये क्या है? इनके संतों के नाम हैं। जैसे हमारे हैं ना रामदेव, रामपाल, राम रहीम, आसाराम, है कि नहीं है? नहीं, छोटे मोटे गुरु नहीं थे आसाराम, लोगों को तर कर देते थे।
देते थे। आपने देखा नहीं है शायद, हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब भी उनसे आशीर्वाद ले चुके हैं पहले। शिवराज सिंह चौहान उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे थे। मैंने ऐसी वीडियोस देखी। कई सारे बड़े बड़े नेता उनका आशीर्वाद ले चुके हैं और उन्हीं नेताओं ने उनको कहां पहुंचा दिया, जहां पर हवा और लात दोनों मिलते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे बेवकूफ पाए जाते हैं भारत में, हमें पता है कि वो दोषी है व्यक्ति, न्यायालय ने उसको दोषी करार दिया है, फिर भी दिल्ली के जंतर मंतर पर उसकी तस्वीर रख के पूजा करना तो गलत है। क्योंकि दोषी है व्यक्ति तो ये गलत है, नहीं मानता। क्योंकि न्यायालय गलत नहीं हो सकता, हमारा न्यायालय गलत नहीं हो सकता। क्या अपनी अपनी श्रद्धा है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे बड़े बड़े संत हुए हैं हमारे यहाँ पर, और एक बड़े संत तो आप जानते ही हैं, रामदेव बाबा। और रामदेव बाबा अगर बात करें तो सही मायने में उन्होंने हमारे योग में हमारे भारत को बहुत ऊपर पहुंचा दिया। बड़ी अच्छी चीज है। दूसरी चीज यह है कि उन्होंने जो प्रोडक्ट बनाए हैं तो कम से कम इंडिया का पैसा इंडिया में तो है, बाहर तो नहीं गया, ये भी अच्छी चीज है। और ये जो सेंट लिखा है, सेंट, एक तो होता है सेंट जो पसीने की बदबू आती है उसको साफ करने के लिए, लेकिन ये संत है। तो अपने पसंद के क्या है, शैक्षणिक संस्थानों को क्या कर सकते हैं लोग, क्या कर सकते हैं, उनका प्रबंधन कर सकते हैं, उनकी स्थापना भी कर सकते हैं। चलिए, समझ आ गया। तो ये है हमारे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए। अब आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब अनुच्छेद 32। क्या है? अनुच्छेद 32 ऊपर ही लिख देते हैं। अनुच्छेद 32 32 3 और 2। इसमें क्या है, अगर हमारे मूल अधिकारों को कम किया जाता है या उनका हनन होता है तो हम सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। इसका मतलब है यह मूल अधिकारों के हनन पर सीधे उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायालय है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही जा सकते हैं। अगर हम न्यायालय पहुंच सकते हैं उनको लागू करवाने के लिए, तो मूल अधिकार कैसे हैं? मूल अधिकार वाद योग्य हैं, वाद योग्य या फिर न्यायोचित, वाद योग्य या न्यायोचित। इसका मतलब हम सीधे न्यायालय पहुंच सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, न्यायालय पहुंच सकते हैं। तो हमारे अगर मूलाधिकारों का हनन होता है तो हम लोग सीधे कहां पहुंच सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, और न्यायालय में हम लोग केस कर सकते हैं और न्यायालय हमारे मूलाधिकारों को प्रदत्त करेगा, लागू करवाएगा। ठीक है, तो किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय। कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय को क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट। एवं अनुच्छेद 226 के तहत हम सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारे मूलाधिकारों का हनन हो रहा है तो उनका संरक्षण कौन करेगा, न्यायालय करेगा। मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट करता है, क्योंकि सीधा 32 अनुच्छेद मूलाधिकारों में ही आता है और इसमें जो मूल शक्तियां दी गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दी गई हैं, और साथ में अनुच्छेद 226 भी इसमें आता है। तो न्यायालय इसका संरक्षक है। अगर ये आ जाए कि इनमें से कौन मूल अधिकारों का संरक्षक है और इसमें दोनों ही कोर्ट के आंसर हो, जैसे 4 ऑप्शन हो, इनमें संरक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति और संसद, इनमें से आंसर जो लगाना है वो इसको लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि मूल क्या है, मेन ए है। क्यों, क्योंकि 32 खुद एक मूल अधिकार है। क्या है, 32 खुद एक मूल अधिकार है, मूल अधिकारों में आता है। जब भी मूल अधिकारों का हनन होता है तो मूल ये जो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट रिटें जारी करते हैं। क्या करते हैं, रिटें जारी करते हैं। 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं। चलिए, कौन कौन सी रिटें हैं, रिटें जारी करते हैं जब मूल अधिकारों का हनन हो। न्यायालय कौन करता है, न्यायालय। और न्यायालय में 2 ही कोर्ट आते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मूल अधिकारों के सामने। ठीक है, मूल अधिकारों के संबंध में 2 कोर्ट आएंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इसका मतलब ये है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही रिटें जारी कर सकते हैं। अन्य छोटे जो न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, वो रिटें जारी नहीं कर सकते। लेकिन संसद अगर चाहे तो उनको रिट जारी करने की शक्तियां संसद उनको दे सकती है। किसको दे सकती है, अधीनस्थ न्यायालय को। चलिए, कौन कौन सी रिटें हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और उसको छोड़ा नहीं जा रहा है, कोई जैसे प्राइवेट लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, हमने किसी को बंदी बना लिया है, या सरकार ने या थाने ने ऐसे बंद करके रख दिया है, किसी व्यक्ति ने रख दिया है, किसी संस्था ने रख दिया है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये आदेश जारी करता है कि उस व्यक्ति को शरीर के साथ, मतलब शरीर के साथ सामने पेश किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है पेश किया जाना। शरीर पेश किया जाए। कब किया जाएगा, जब किसी व्यक्ति को क्या किया जाए, हिरासत में ले लिया जाए या बंद करके रखा जाए, तो हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट ये जारी कर सकते हैं रिटें, जिससे क्या है, तो उस व्यक्ति को जो हिरासत में है उसको सामने लाया जा सके। इसका मतलब है हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति की हिरासत पर
यह रिट जारी कर सकता है। रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। दूसरा है परमादेश। आप कोई काम करवाने गए और किसी अधिकारी ने एक काम करने से मना कर दिया और वो अधिकारी आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप न्यायालय में जा सकते हैं और ये न्यायालय कहेगा कि हम आदेश देते हैं कि आप अपने अधिकार के अनुसार कार्य करिए। तो उस अधिकारी को सरकारी अधिकारियों को अपने कार्यों के निर्वहन न किए जाने पर यह रिट जारी की जाती है। यह रिट जारी की जाती है। अगली जो रिट है वो है प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। क्या है? रोकना। मतलब ये है कि अगर छोटी न्यायालय जो है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो न्यायालय है, जिला न्यायालय है और छोटी छोटी और न्यायालय होती हैं, वो अगर अपने अधिकारों से बाहर कार्य कर रही हैं तो उनको रोकने के लिए रिट जारी की जाती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हैं तो उनको रोकने के लिए ये रिट जारी की जा सकती है। जैसे अधीनस्थ न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जाती है, रिट जारी की जाती है। ठीक है, अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हैं तो ये रिट जारी की जाएगी। अगली होती है उत्प्रेषण। क्या है उत्प्रेषण? इसका मतलब जो लंबित मामले हैं, जो केस डले हैं, लंबित हैं, जिनका निराकरण नहीं हो रहा है, उनको अपने पास मंगाने के लिए ये रिट जारी की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो लंबित मामलों को के स्थानांतरण के लिए ये रिट जारी की जाती है। जैसे हमारा शिवपुरी का न्यायालय है, उस न्यायालय में कोई केस पड़ा है, बहुत सालों से पड़ा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और आपने अपील की कि हमारा केस आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा? वहां से ऑर्डर भेजेगा कि उसको यहां ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए कौन सी रिट? उत्प्रेषण। अगली अगर बात करें तो वो है अधिकार रक्षा। क्या है? अधिकार रक्षा। इसका मतलब ये है, अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से कोई बन जाता है, जैसे चीटिंग करके पास हो गए, मुन्ना भाई MBBS है ना, आप लोगों ने देखी हुई, बड़ी शानदार मूवी थी मुन्ना भाई MBBS। चीटिंग करके क्या बन गए? डॉक्टर साहब बन गए। अब वो डॉक्टर साहब बन गए, चूंकि उन पर डिग्री है नहीं,
नॉलेज है नहीं। अब वो बन गए हैं तो ये पता चल गया किसको, कोर्ट को, तो उनको क्या करेंगे वो कि आप उसको क्या भेजेंगे, नोटिस, उससे पूछेंगे आप किस अधिकार से यहाँ बने, किस अधिकार से यहाँ पहुंचे, ठीक है ना। अधिकार परीक्षा का मतलब है किस अधिकार से, मतलब कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पर अवैध रूप से काबिज हो जाए, अवैध रूप से काबिज हो जाए, तो उसके लिए ये रिट जारी की जाती है, ये रिट जारी की जाती है, की जाती है। क्यों करेंगे? क्योंकि आप किस अधिकार से इस पर पहुंचे, आपको कोई अधिकार नहीं है लेकिन आप पहुंच गए, ठीक है। तो किस अधिकार से पहुंचे, इसके लिए अधिकार परीक्षा एक रिट है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। इसका मतलब यह है कि हमारे मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अगर एक क्वेश्चन बनता है, कई बार ये पूछते हैं कि कितने प्रकार की रिटें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जारी करते हैं, तो कितने प्रकार की करते हैं? 5 प्रकार की करते हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारे मूल अधिकारों का हनन होने पर ये रिटें जारी की जाती है, ठीक है। गलती से आया कॉल लेटर किसी के पास, कैसे आ जाएगा? गलती से आया कॉल लेटर से मतलब नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि हम लोग चीटिंग करके पास हो गए, हमने अवैध तरीके से मार्कशीट लगा दी। जैसे आप लोगों ने देखा था पटवारी का एग्जाम हुआ था, उसमें कई सारे लोगों ने बीएड की, वो क्या लगता है, डीसीए की मार्कशीट बार बनवा के लगा दी, फिर वो फर्जी पाई गई, फर्जी पाए गए तो उनको हटवार किया गया। अगर वो पास हो जाते, वहां पहुंच जाते और कोई व्यक्ति लगाता रिट की हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, तो रिट जारी की जाती है, ठीक है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो अवैध रूप से पास हुआ है, अवैध रूप से, उसकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। कोई व्यक्ति चीटिंग करके, मतलब ये है कि कंप्यूटर के जो एग्जाम होते हैं ऑनलाइन, उसने क्या है, चीटिंग करके अपने घर पे कंप्यूटर रख लिया और उससे एग्जाम दे दिया। वो बाद में पता चला, 2-4 साल बाद पता चला उस जॉब कर रहा है व्यक्ति, तो उसको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? हटाएंगे। सरकार से गलती हो जाए, मान लो सर वो कॉल लेटर भेज दिया जाए, दूसरे के नाम मतलब किसी और की नौकरी लगी और कोई लग जाए। अगर ऐसा है तो अगर गलती हो जाती है तो वो व्यक्ति जो जा रहा है वो भी तो अवैध ही है ना, क्योंकि उसने तो एग्जाम दिया ही नहीं है। ये भी तो अंतर पड़ता है, राइट। चलिए, ये हो गया। तो अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका संरक्षक कौन है? अनुच्छेद 32 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हम सीधे सीधे जा सकते हैं और हमारे मूल अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। उसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 33, ये कहता है कि हमारे सशस्त्र बल और इनसे संबंधित जो बल हैं, सशस्त्र बल, बलों, बेटा आवाज नहीं करो, सशस्त्र बलों के मूल अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंध। इसका मतलब ये है, युक्ति युक्त का मतलब कि मूल अधिकारों का प्रतिबंध है लेकिन युक्ति युक्त, सशर्त है। जैसे अगर
इस सशस्त्र बलों में कौन आते हैं? पुलिस। ये अनुच्छेद कौन सा है? अगला वाला कौन सा है? 33। 32 के बाद 33 ही आता है। चलिए, मुझे केवल 7 तक गिनती आती है। पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बल, ये सभी इसमें आते हैं। अर्धसैनिक बल, ये सभी इसमें आते हैं। इसमें मतलब क्या है? इन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है? जैसे सेना बॉर्डर पर डली हुई है और सब लोगों को दिवाली पर घर जाना है, तो कहेंगे भैया हम तो दिवाली पर घर जाएंगे, ये हमारा मूल अधिकार है। तो भाई उसकी रक्षा कौन करेगा हमारे बॉर्डर की? इसलिए आप जो कह रहे हैं उन पर थोड़ा सा प्रतिबंध है। क्यों? क्योंकि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा जरूरी है। तो आप ये नहीं कह सकते हम मूल अधिकारों के हनन हो रहा है हमारा, हम अपनी मर्जी से जी नहीं पा रहे हैं। अगर आपको मर्जी से जीना है तो फौज को छोड़ के जाइए। क्यों? क्योंकि अगर आप सब लोग चले जाएंगे तो कौन रक्षा करेगा? और रक्षा नहीं करेगा तो चाइना अंदर घुस जाएगा कहीं। पाकिस्तान तो इसी ताक में रहता है, थोड़ा सा मौका मिले 2-4 अंदर चले जाए, है कि नहीं? वो लोग तो घुसपैठी हैं पाकिस्तान तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बल है हमारा, पुलिस है, अगर आप कहें कि भैया पूरे थाना खाली हो गया, सब छुट्टी पर चले गए, पॉसिबल है? नहीं। इसलिए आप देखेंगे आपके जो भाई बंधु हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो बल में है, फोर्स में है, चाहे कोई सा ही फोर्स हो, उसमें आसानी से छुट्टियां नहीं मिलती। आसानी से मतलब ये है कि सबको एक साथ नहीं मिल सकती। कभी कभी ऐसा होता है दिवाली पे आ गए, नहीं आ पाए, होता है कि नहीं होता? कई सारे लोग। क्यों? क्योंकि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से वो जरूरी है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो रिपोर्ट तो करनी पड़ती है ना, आपको हटा दिया जाएगा। चलिए, अनुच्छेद 34 से कहता है, अनुच्छेद 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ वाले क्षेत्र में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। इसका मतलब क्या है? मार्शल लॉ तो आप जानते हैं, सेना के द्वारा लगाया गया कानून। सेना जहां पर डाल दी जाती है वहां पर मार्शल लॉ लग जाता है, राइट? मतलब लग नहीं जाता, लगाया जाता है। अगर आप मार्शल लॉ लग गया है उस क्षेत्र में, तो वहां पर केवल और केवल सेना के कानून चलेंगे। अगर उन्होंने कहा कर्फ्यू तो कर्फ्यू, कोई नहीं जा सकता। उन्होंने कहा गोली मारने के ऑर्डर हैं तो गोली मार दी जाएगी, उनका कुछ भी नहीं होगा। और आप ये नहीं कह सकते बिना बात की गोली मार दी, मेरा मूलाधिकार था, मरने के बाद क्या कहोगे, है ना? ऐसा केस नहीं किया जा सकता, राइट? तो मार्शल लॉ में क्या होता है, वहां पर पूरे के पूरे कानून किसके चलते हैं? सेना के चलते हैं, और सेना के अलावा कोई कानून नहीं चलता। हमारे सभी मूल अधिकार प्रतिबंधित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं मार्शल लॉ में, ठीक है? आप ये नहीं कह सकते मेरा मूल अधिकार है मुझे डांस करना रोड पर, नहीं कर सकते आप, राइट? अनुच्छेद 35 ये कहता है कि संसद कुछ विशेष मूल अधिकारों को, विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए विधि बना सकती है। संसद क्या कर सकती है? कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि बना सकती है। जैसे संसद चाहे तो कुछ छोटे, या फिर वो जो चाहे, संसद जो चाहे तो उन मूल अधिकारों को विशेष बनाने के लिए या उनको लागू करने के लिए कोई ऐसी विधि बना सकती है, ठीक है? इस संसद के हाथ में है,
अधीनस्थ न्यायालय को देने की शक्ति किस पर है? वो भी संसद के पास है। संसद में जो लोग रहते हैं उनको कौन भेजता है? जनता भेजती है। इसका मतलब जो संसद कर रही है, इसका मतलब कौन कर रहा है? जनता कर रही है। हम लोगों ने जिसको भेजा है, यहाँ से जो सांसद चुने गए हैं लोकसभा के पी यादव साहब, तो वो क्या है? हमारे प्रतिनिधि हैं। चाहे आपने वोट डाला हो या ना डाला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपके क्या है? सांसद हैं। वो आपका नेतृत्व कर रहे हैं, वो आपके लिए बोलेंगे, खड़े होंगे और आपकी तरफ से वो अपनी बात रखेंगे। उन्होंने जो बोला इसका मतलब है हमारे पूरे शिवपुरी शहर और गुना दोनों ही जिलों के लोगों ने बोला। इसका मतलब ये निकलता है क्योंकि वो हमारे क्या है? प्रतिनिधि। इसलिए संसद को शक्तियां बहुत सारी हैं। संसद संविधान में संशोधन इसीलिए कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है। संसद इक्वल टू जनता कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग ही उनको चुनकर भेजते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं कि हमारी तरफ से अपनी बात रखिए, हमारे लिए कार्य करिए। इसलिए जितने भी सांसद होते हैं वो जनता के सेवक होते हैं। क्या होते हैं? जनता के सेवक होते हैं, जनता के नेता होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और संसद ऐसा कर सकती है। ये हमारे क्या थे? मूल अधिकार थे। तो मूल अधिकार हमारे अगर बेसिकली पूछा जाए तो कितने हैं? 6 हैं। अभी कितने हैं? 6 हैं। मूल संविधान में 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। समझ आया कुछ? तो ये सभी जो चीजें हैं इसको रिपीट करिए, राइट? और अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैं आप लोगों को थोड़ा सा और बताता हूं। आज मूल अधिकार हमारे खत्म हो गए हैं, जो कल पढ़ेंगे उसका थोड़ा सा मैं बता देता हूं आप लोगों को। हम लोगों को थोड़ा सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखते हैं। क्या देखने हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है? और ये जो है वो हमने जो लिए हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कहां से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से। इसको लिखना जरूरी नहीं है, कल लिख लेना आप लोग, दोबारा से बताऊंगा। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब जो आयरलैंड का संविधान है वहां से तो लिए हैं, लेकिन भाग संविधान के 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। क्या है? 36 से 51 तक। अच्छा, अगर बात करें तो इनका अगर हनन हो जाए, इनको ध्यान न रखा जाए तो क्या होगा? हम कोर्ट जा सकते हैं क्या? कोर्ट इसमें नहीं जा सकते। इसका मतलब ये अवाद योग्य है। क्या है? अवाद योग्य है। इसका मतलब गैर न्यायोचित। क्या है? गैर न्यायोचित। हम इनके हनन पर कहां नहीं जा सकते? कोर्ट नहीं पहुंच सकते, लेकिन मूल अधिकारों के हनन पर हम कोर्ट जा सकते। ठीक? इसमें अंदर जो दिए हैं अनुच्छेद, उनकी बात करेंगे। और ये जो है मेन इनमें क्वेश्चन बनते हैं। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं? तो आपको याद रखना है, इसको आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। कौन से भाग में है? संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद कितना तक है? 36 से 51 तक है। और ये कैसे हैं? अवाद योग्य हैं। इनके हनन पर हम कोर्ट नहीं जा सकते,
साथ ही ये कहा गया है कि राज्य या सरकार, जितनी भी सरकारें हैं, वो अपने नियम कानून या कोई अधिनियम बनाते समय इनका ध्यान रखेंगे। अगर इनका ध्यान नहीं रखती है तो भी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ये कहा गया है कि इनका ध्यान रखा जाए तो और अच्छा कार्य होगा, इसका ध्यान रखना है। इसलिए आप देखेंगे इसमें एक दिया गया है अनुच्छेद 40 में, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 40। इसमें कहा गया है कि पंचायतों का गठन किया जाएगा। इसी के तहत ये गांधीवादी दर्शन का अनुच्छेद है, क्योंकि गांधीवादी जो गांधी जी थे वो कहते थे कि हमारा जो भारत है वो गांव में बसता है और गांव के लोगों तक प्रशासन पहुंचना ये हमारा कल्याण करवाएगा। इसीलिए इसमें पंचायतों का गठन दिया है। क्या दिया है? पंचायतों का गठन दिया है। और इसी के तहत 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 1992 हुए थे, जिसमें 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। याद है आप लोगों को अनुसूचियों में जोड़ा गया था। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 73वें संविधान संशोधन में जो था वो था पंचायतें, मतलब ग्रामीण स्तर पर जो पंचायतें हैं उनमें 73वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाई गई। और नगर पालिकाएं या नगर पंचायतें, नगर निगम वगैरह जो सभी चीजें बनाई गई नगर के स्तर पर, वो 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा बनाई गई। ये सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, कल बताऊंगा मैं आपको। साथ में कल मूल कर्तव्य भी पढ़ाएंगे और आप लोगों को। तो आप लोगों के लिए कोई दिक्कत हो तो आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब चैनल है महिमा इंस्टीट्यूट शिवपुरी। धन्यवाद। शिवरात्रि। थैंक यू।